तो चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम अपना पीएचई का चैप्टर नंबर 7 या टर्म 2 के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स तैयार करेंगे। जिस भी बच्चे ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे सिर्फ 51 सब्सक्राइबर्स और चाहिए 1000 कंप्लीट करने के लिए। बिना किसी देरी के लिए चैप्टर को शुरू करते हैं। और पिछले 2 चैप्टर्स की वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट लास्ट में आ जाएगी, देख लीजिएगा एक बार। आते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, यानी फिजिकल फिटनेस को डिटरमाइन करने वाले कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो जो स्पोर्ट्स की फिजियोलॉजी है, इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो एक्सरसाइज होती है वो हमारी बॉडी के फंक्शन और स्ट्रक्चर को कैसे अल्टर करती है। ठीक है, अगर हम देखें हमारे फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, हमारी एंडोरेंस क्या है, हमारी स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब को डिटरमाइन करने वाले कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो उनको डिटरमाइन करते हैं कि कितनी हम में एंडोरेंस ज़्यादा होगा, कितनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कितनी स्पीड, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ। देखो सीधी बात समझा, आपके सामने 2 बच्चे लड़के हैं, एक बिल्कुल सूखा सा है और एक मोटा सा है। बताओ किसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ताकत किसमें ज़्यादा होगी? इसमें, यानी मसल साइज़ कैसा है। दूसरा, उसकी मसल का कंपोजिशन कैसा है, उसमें फास्ट ट्विच फाइबर होंगे तो उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। एज, यानी एज कितनी है। देखो एक छोटा बच्चा, उसमें स्ट्रेंथ कम होती है, और एक बुजुर्ग, उनमें भी स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन जो बीच की प्रोडक्टिव एज होती है उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स, की नर्व जो इम्पल्स है, हम कोई चीज़ छू के कितनी तेज़ी तक ब्रेन तक मैसेज पहुँचा रहे हैं, ब्रेन कितनी तेज़ी से उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। और जेंडर, कंपेरेटिवली स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो मेल्स में स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली टू फीमेल। नेक्स्ट पर आते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो एंड्योरेंस को करते हैं। देखिए ज़रा ध्यान समझिएगा, स्ट्रेंथ का मतलब होता है हम मैक्सिमम किस रेसिस्टेंस के अगेंस्ट काम कर सकते हैं। मान के चलो मैं 500 किलो का वजन उठा सकता हूँ, मान के चलो, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं 500 किलो की बेंच लगा ले रहा हूँ। एंडोरेंस का मतलब होता है मैं 500 किलो की बेंच कितनी देर तक लगा सकता हूँ, यानी किसी एक रेसिस्टेंस के अगेंस्ट मैं कितनी देर तक काम कर सकता हूँ, ये एंडोरेंस कहलाता है। अब एंडोरेंस को डिटरमाइन क्या करता है, हमारी एरोबिक कैपेसिटी की कितनी ज़्यादा मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, कितनी ऑक्सीजन मैं इनटेक कर पा रहा हूँ, सांस के साथ में ऑक्सीजन कितनी तेज़ी से मेरी बॉडी में घूम रही है, एनर्जी कितनी रिजर्व है मेरी बॉडी के अंदर, ये एंडोरेंस को बताती है। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, बच्चों लैक्टिक एसिड क्या होता है, जब हमारी मसल में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाती तब हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से बनती है, जिसके प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। यही लैक्टिक एसिड हमें थकान और हमें दर्द महसूस कराता है मसल में। तो आप कितनी देर तक लैक्टिक एसिड को टॉलरेट कर पाते हो, उस बेसिस पर एंडोरेंस होता है। अगर आप ज़्यादा देर तक दर्द को झेल पा रहे हो तो आप ज़्यादा एंडोरेंस रखोगे, नहीं लैक्टिक एसिड का टॉलरेंस नहीं है तो जल्दी थक जाओगे। मूवमेंट इकोनॉमी का मतलब होता है बच्चों कि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी रिजर्व है आप उसको कितने बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा, जब भी कोई लॉन्ग रनर्स होते हैं जो लंबी दूरी भागनी होती है, वो स्लोली जब रेस की शुरुआत करते हैं तो एक कांस्टेंट स्पीड से भागते हैं, बहुत तेज एक्सेलरेशन नहीं लेते, हल्के हल्के भागते हैं, और लास्ट में जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तब स्पीड को बढ़ाते हैं। ये कहलाता है मूवमेंट इकोनॉमी। फिर मसल कंपोजिशन, एंडोरेंस के लिए बच्चों हमें फास्ट ट्विच फाइबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्लो ट्विच फाइबर, ताकि वो एनर्जी कम एनर्जी में बहुत दूर तक भाग सकें। और डिहाइड्रेशन, आप कितनी देर तक अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से रोक लेते हो, ये भी आपके एंडोरेंस को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो आपकी स्पीड को डिटरमाइन करते हैं। स्पीड किसे बोलते हैं, हम अपने मैक्सिमम रेसिस्टेंस के अगेंस्ट कितने कम समय में, ठीक है, उसको अचीव कर पा रहे हैं, या किसी मूवमेंट को कितने कम समय में परफॉर्म कर पा रहे हैं, इसे स्पीड कहते हैं। आपके नर्वस सिस्टम की मोबिलिटी से डिटरमाइन करेगी। मसल कंपोजिशन, यानी ये फास्ट ट्विच फाइबर होना ज़रूरी है। आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि मसल के अंदर एकदम से पावर आ जाए, तुरंत झटके के साथ पावर आ जाए, तो स्पीड ज़्यादा आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल स्पीड उतनी ज़्यादा। जैसे आप देखोगे ना, विराट कोहली है या जितने भी ये एथलेटिक प्लेयर्स हैं, लियोनेल मेसी हो गया, रोनाल्डो हो गए, अपने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखते हैं ताकि अपनी स्पीड बढ़ा सकें। बायोकेमिकल रिजर्व और मेटाबॉलिक पावर, की मेटाबॉलिक पावर कितनी ज़्यादा है, बॉडी कितनी तेज़ी से ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी रिलीज़ कर रही है, ये सब चीज़ भी आपकी स्पीड को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपने कितने रेंज ऑफ मोशंस को, किसी भी जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन को कहाँ तक आप परफॉर्म कर सकते हो, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, यानी अगर आप अपने पूरे के पूरे आगे तक झुक पा रहे हो तो आपकी रेंज ज़्यादा है, आप नहीं झुक पा रहे हो पूरा तो फ्लेक्सिबिलिटी कम है। ठीक है, और पुष्पा की फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी, क्योंकि वो कहता रहता था मैं झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी थी नहीं, कमर में दर्द रहता था, तो झुकेगा कैसे, फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मसल स्ट्रेंथ, मसल की जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट, जॉइंट का स्ट्रक्चर किस तरीके का है,
ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर हिंज है या जॉइंट का या बॉल एंड सॉकेट है, ये भी डिपेंड करता है फ्लेक्सिबिलिटी पर। आपकी एज और जेंडर की बात करेंगे तो जेंडर में अगर हम देखें तो फीमेल्स में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, मेल में नहीं होती इतनी ज़्यादा। एज में देखेंगे तो बच्चों में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन एज बढ़ने के साथ फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल, आप किसी मसल को कितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हो, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी को बताएगा। इंटरनल इन्वायरमेंट है, मतलब बॉडी के अंदर किस तरीके से आपका इन्वायरमेंट है, कितनी जल्दी आप बॉडी को वार्म अप कर लेते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा गर्म होगी शरीर उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए कहते हैं ना किसी भी गेम को खेलने से पहले वार्म अप करो ताकि मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, चोट नहीं लगेगी। प्रीवियस इंजरी, आपको कोई इंजरी नहीं हुई है तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी, लेकिन कभी चोट लग गई है तो उस ऑर्गन की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो कार्डियो मतलब दिल और रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स, तो दिल और इस पर जो हमारे लंग सिस्टम है इस पर एक्सरसाइज का क्या असर पड़ता है, अगर हम ये देखें तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। इसको पढ़ने के लिए हम देख सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से जान सकते हैं कि क्या क्या असर पड़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं इमीडिएट इफेक्ट क्या होते हैं, बिल्कुल तुरंत के तुरंत इफेक्ट क्या पड़ते हैं एक्सरसाइज करने से। जैसे ही आप एक्सरसाइज करोगे तो सबसे पहले आप देखोगे आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगी। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है दिल एक धड़कन में कितना खून बॉडी को भेजता है, ये कहलाती है स्ट्रोक वॉल्यूम। कैसे निकालते हैं, ml पर हार्ट बीट, ठीक है, ml पर हार्ट बीट। तो एक दिल की धड़कन में दिल कितना खून फेंक रहा है, पंप कर रहा है, ये आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम है, ये भी बढ़ जाएगी। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है 1 मिनट में दिल कितना खून फेंक रहा है, कितना 1 मिनट में पंप कर रहा है। तो ये इसको मेजर करते हैं बच्चों हम ml पर मिनट या लीटर पर मिनट से इसे कैलकुलेट करते हैं 1 मिनट में कितना खून पंप कर रहा है। तो ये कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा आपका तुरंत के तुरंत, बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। ये तुरंत इमीडिएट इफेक्ट है। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करेंगे तो अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज लॉन्ग टर्म में परफॉर्म कर रहा है, डेली परफॉर्म करता है, तो उसका दिल का साइज़ बड़ा हो जाएगा, अच्छी चीज़ होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ये भी अच्छी चीज़ होती है। ब्लड प्रेशर 10 mm पर Hg तक कम हो जाएगा, ये भी अच्छी चीज़ होती है। आपकी रिकवरी रेट काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, यानी आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करके हटोगे तो आपकी मसल बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा आपके जो दिल के रेस्टिंग हार्ट रेट है ये कम हो जाएगा। मतलब जब कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं फिर आपने देखा होगा आपका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है, और उसको रेस्ट में आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो ये जो रेस्टिंग टाइम पीरियड है ये कम हो जाता है, दिल जल्दी से अपनी नॉर्मल स्पीड पर आ जाता है। इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट, और क्या करता है, जो दिल है 1 मिनट में ज़्यादा खून देगा, यानी सीधी बात है कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। जितनी भी हार्ट डिसीज़ हैं उनका रिस्क कम हो जाएगा। जो कैपिलरीज होती हैं, मतलब जब वीन्स होती हैं या आर्टरीज होती हैं, जब ये खून लेके जाती हैं या खून लेकर आती हैं तो ये मसल तक पहुंचने के लिए, मसल तक खून पहुंचाने के लिए कैपिलरीज बनाती हैं फिंगर टाइप। इन्हीं कैपिलरीज से खून हमारी मसल तक पहुंचता है। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे कैपिलरीज उतनी ज़्यादा होंगी, मसल तक खून उतना ज़्यादा पहुंचेगा, आप जल्दी नहीं थकोगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि मस्कुलर सिस्टम पर क्या असर पड़ता है, यानी हमें मसल्स पे क्या असर पड़ता है एक्सरसाइज का। तो सीधी सी बात है, आप जब एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी शेप बिल्कुल प्रॉपर रहेगी, आप जल्दी से किसी भी इंजरी से रिकवर कर सकते हो, आपके अंदर में जो एनर्जी है ना, जो स्टोर है वो इम्प्रूव हो जाएगी पहले से। इसके अलावा आप में काफ़ी एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ज़्यादा बेहतर तरीके से स्पोर्ट एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाओगे। इसके अलावा लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब होता है बच्चों आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक लैक्टिक एसिड को अपनी बॉडी में टॉलरेट कर पाओगे और जल्दी नहीं थकोगे। आपकी एरोबिक और एनारोबिक एंड्योरेंस बढ़ जाएगी, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी आप ज़्यादा टाइम तक काम कर पाओगे, और ऑक्सीजन नहीं मिलती है मसल को तब भी आप ज़्यादा टाइम तक काम कर पाओगे। डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, यानी आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है ना तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। फास्टर रिस्पॉन्स, आप किसी भी चीज़ के प्रति अपने रिस्पॉन्स को बढ़ा दोगे। जैसे आपने देखा ना जो कीपर्स होते हैं वो एकदम बॉल बैट के एज लगते ही डाइव मार के कैच पकड़ लेते हैं, वो कैसे होता है, वो डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली कैचिंग प्रैक्टिस में जाते हैं ताकि उनकी जो रिस्पॉन्सेज है ये बेहतर हो सके। अगर आप पबजी वगैरह खेलते होगे तो आप भी देखते होगे आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हो TDM वगैरह पर, क्यों करते हो, ताकि आपकी मसल्स की जो रिस्पॉन्सेज की स्पीड है वो बढ़ जाए, रिफ्लेक्स एक्शन बढ़ जाए, ठीक ना, इसलिए एक्सरसाइज की जाती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स की इंजरी को कैसे क्लासीफाई करोगे, तो टिश्यू देखो, टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू यानी हमारी कार्टिलेज और मसल, और हार्ड टिश्यूज़ यानी बोन्स, ठीक है। तो दो तरीके की इंजरी होंगी, एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होंगी और एक हार्ड टिश्यू इंजरी होंगी।
अगर हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की बात करते हैं तो बच्चों सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी दो तरीके की होती हैं, एक जो स्किन पर होती हैं, दूसरी जो मसल पर होती हैं। पहले समझेंगे स्किन की। स्किन में पहला होता है एब्रेशन। एब्रेशन मतलब होता है घिस जाना। आप कभी साइकिल चलाते पे गिरे होगे, बाइक से गिरे होगे, तो आपने देखा होगा स्किन पे छोटे छोटे कट से लग जाते हैं, खाल छिल जाती है, ऊपर लाल लाल जैसा दिखने लगता है स्किन पर, वो एब्रेशन होता है। ठीक है, रबिंग और उसकी वजह से होता है, स्क्रैपिंग की वजह से। दूसरा होता है कंट्यूशन। कंट्यूशन का मतलब होता है किसी मोटी चीज़ से कट लग जाना। ठीक है, किसी मोटी एज से कट लग जाना, इसे कंट्यूशन बोलते हैं। जैसे आप चल रहे हो, साइड में कोई बेड वगैरह की किनारी थी, मतलब मोटी वाली, या पलंग रखा हुआ था, उसकी किनारी से कट गया, मोटा सा कट लगा, या आँख के पास में आप गिरे थे तो कोई ईंट पत्थर कुछ घुस गया तो वहाँ पे कट लग गया, इसे कंट्यूशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंट्यूजन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है लेकिन ब्लंट फोर्स से होगी। किसी की किक लग गई, आप गिर पड़े, कोई ब्लो लग गया एकदम से, तब होगा। दूसरा है बच्चों लेसरेशन। अगर हम लेसरेशन की बात करते हैं तो लेसरेशन का मतलब होता है घाव के नीचे, अगर हम देखें तो जो आपके मसल्स वगैरह हैं उसमें स्किन के नीचे की लेयर का फट जाना लेसरेशन कहलाता है, कि फैटी टिश्यूज़ हैं, स्किन की लेयर्स हैं, मसल है, घाव के नीचे की वो कट गई है। इंसीजन, इंसीजन मतलब होता है कट लगना। कट मतलब शार्प एज से, जैसे चाकू से लग गया, ब्लेड से लग गया, ये इंसीजन कहलाता है। इसके बाद देखते हैं, अगर मसल इंजरी की बात करेंगे, मसल इंजरी दो तरीके की होती है, ये तो स्किन की पढ़ ली, अब मसल की पढ़ते हैं। आपने सुना होगा स्प्रेन और स्ट्रेन, मोच आ जाना, सबने पढ़ रखा है, मोच कभी ना कभी आई होगी ज़िंदगी में। जब हम चल रहे होते हैं, हमारी कोई मसल गलत तरीके से मुड़ जाती है, जिसकी वजह से लिगामेंट स्ट्रेच हो जाते हैं, तो हमें काफ़ी दर्द होता है और उस टिश्यू का कलर चेंज हो जाता है, इसे स्प्रेन आना कहते हैं। ठीक है, आप जो इमेज है इसमें देख सकते होंगे स्प्रेन का कैसे कलर आ रहा है। अब देखते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है मसल का रप्चर हो जाना, फट जाना। ये क्रॉनिक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, काफ़ी लंबे समय तक चल भी सकती है और छोटे समय तक की भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, जब हम पैर एकदम से अचानक से ट्विस्ट करता है तो मसल या टेंडन या दोनों ही चीज़ें रप्चर कर सकती हैं, टूट सकती हैं। जब भी आपने देखा होगा क्रिकेटर्स होते हैं, जब भाग रहे होते हैं एकदम से उनके पैर के काफ्स मसल्स में एकदम से दर्द होता है, गिर पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्ट्रेन आ जाता है। वो कमेंटेटर कहते हैं स्प्रेन आ गया, स्प्रेन आ गया। मसल स्प्रेन नहीं हुआ, मसल स्ट्रेन हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेन होती है, मसल फट जाती है, इसीलिए उन्हें तुरंत के तुरंत वहीं रोक दिया जाता है, स्ट्रेचर पर उठा के ले जाते हैं ताकि मसल और ज़्यादा ना फटे। इसके बाद है हार्ड टिश्यू इंजरी। अब हार्ड टिश्यू में बेटा हमारी हड्डियाँ रह गई। हड्डियों के साथ दो तरीके की इंजरी हो सकती है, या तो हड्डी टूट जाएगी या अपनी जगह से हट जाएगी। हट गई तो डिसलोकेशन, टूट गई तो फ्रैक्चर। डिसलोकेशन की बात करें तो तीन तरीके का डिसलोकेशन होता है। शोल्डर जॉइंट का, जो आपने पिक्चर देखी होगी, वो पिक्चर आई थी विराट कोहली वाली, डिशुम करके थी, बूम करके थी, जो भी मूवी थी, उसमें क्या होता है, जो शोल्डर होता है, शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइन होता है। मतलब ऐसे करके एक सॉकेट होता है, यहाँ बॉल होती है, इस पर हड्डी जुड़ी होती है हाथ की, जो कहीं पर भी घूम सकती है। ये जब बॉल अपने सॉकेट से निकल जाती है तो इसे डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट कहते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारे हिप के पास होता है। हिप बोन है, यहाँ पर हमारे पैर की हड्डी होती है, फीमर, ये इसमें गोल घूमती है। ये जब यहाँ से हट जाती है तो इसे डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट बोलते हैं। एक होती है लोअर जॉ। आपका जो जॉ है नीचे का लोअर, इसे मैंडेबल बोला जाता है। ये यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, जब ये यहाँ से निकल जाता है तो इसे बोलते हैं डिसलोकेशन ऑफ लोअर। जो देखा है ना, बॉक्सर जब मुंह पे घूसा मारते हैं तो दूसरा बॉक्सर अपने थोड़ी वो जबड़ा सही कर रहा होता है, हिला हिला के, है ना, वो यही कर रहा होता है। डिसलोकेशन ऑफ लोअर जो हो जाता है, जिसको सही किया जाता है। इसके बाद है बच्चों फ्रैक्चर। जब हड्डी टूट जाती है तो उसे हम फ्रैक्चर बोलते हैं। फ्रैक्चर का हड्डी का पूरी तरीके से टूटना भी हो सकता है और उसमें क्रैक पड़ना भी हो सकता है। क्रैक पड़ने को कहते हैं वो हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया या बाल पड़ गया। ठीक है ना। ये कितने तरीके का होता है? स्ट्रेस फ्रैक्चर की बात करते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर को हम हेयर लाइन फ्रैक्चर भी बोलते हैं। इसमें हड्डी है, हड्डी में बाल पड़ जाता है, बस टूटी नहीं है, बाल पड़ गया, ये स्ट्रेस फ्रैक्चर कहलाता है। दूसरा होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, जब हड्डी होती है, खासतौर पे बच्चों की जो कमज़ोर होती है, जब वो मुड़ जाती है तो किनारों पे यहाँ पे कट से लग जाते हैं। ठीक है, कमज़ोर हड्डी पे, इसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। फिर आता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ये खतरनाक होता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, क्योंकि इसमें हड्डी तीन या तीन से ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाती है। फ्रैक्चर वाली साइड पर तीन या तीन से ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े हो गए, ये खतरनाक होता है। फिर आता है ट्रांसफ़र फ्रैक्चर। ट्रांसफ़र फ्रैक्चर क्या है, हड्डी ऐसे और यहाँ से कट गई ऐसे करके सीधे सीधे, ये ट्रांसफ़र फ्रैक्चर कहलाता है। इसके बाद आता है ऑब्लिक फ्रैक्चर। ये आपकी हड्डी और हड्डी ऐसे कट गई। इस वाले फ्रैक्चर में खतरा होता है, जब भी यहाँ से कोई फोर्स लगेगी तो वो हड्डी ऑब्लिक कटेगी और ज़्यादातर क्या होता है, जो हड्डी का टुकड़ा होता है मांस फाड़ के बाहर आ जाता है, ऑब्लिक फ्रैक्चर कहलाता है। फिर आता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का होता है मतलब होता है जो बोन्स होती हैं वो अपने एंड की तरफ से टूट जाती है। ठीक है, जब कोई फोर्स लगता है, जिससे चोट का फोर्स है, उसकी वजह से जो हड्डी के एंड्स होते हैं वहाँ से टूट जाती है, तो इसे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि चोट लगती क्यों है, ऐसे क्या क्या कारण है जिससे चोट लगती है।
चोट लगने के अगर हम नॉर्मल देखें कारण क्या है, तो उसमें सबसे पहला कारण है सेफ्टी मेजर्स का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल ना करना। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी गेम खेलते पे जो सेफ्टी मेजर्स हैं उन्हें ढंग से इस्तेमाल नहीं करा, हेलमेट लगा के नहीं गए क्रिकेट में, सर पे चोट लग गई ख़त्म, पैड लगा के नहीं गए, पैर में लग गई या पेट पे लग गई या कहीं और लग गई एल्बो वेल्बो पर, तो ख़त्म, मतलब चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है। दूसरा एग्रेशन और वायलेंस, कि कभी कभी क्या होता है, जो लड़ाई होती है गेम के दौरान एग्रेशन होता है, एक दूसरे को मार देते हैं, उससे भी चोट लग सकती है। गलत ट्रेनिंग मेथड, अगर आपने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं करी तो भी आपको चोट लग सकती है। कोई प्रॉपर वियरिंग प्रोटेक्टिव गार्ड्स, अगर आपने प्रोटेक्टिव गार्ड्स नहीं पहने तो चोट लग सकती है। फिटनेस की कमी है, आप फिट नहीं हो प्रॉपर तरीके से फिर भी खेलने पहुंच गए तो चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इक्विपमेंट फेलियर, कोई इक्विपमेंट है वो फेल हो गया, सही से काम नहीं कर रहा, तब भी आपके चोट लग सकती है। जिम में गए थे आपने लगाने बैठे बेंच, मशीन वाली बेंच थी, जैसे ही वहाँ पर उस पर वेट डाला, पता चला ऊपर की रस्सी टूट गई, पीछे का वायर सीधे आके चेस्ट पर लग गई, ठीक है ना। तो ये हो सकते हैं। कैसे हम इंजरी से बच सकते हैं, तो पहला, आप अपनी टेक्निक को प्रॉपर इस्तेमाल करो। दूसरा, जो रूल्स हैं गेम के उन्हें प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। तीसरा, प्रॉपर कूलिंग डाउन, ज़रा ध्यान से रखना, यहाँ पे 2 चीज़ें, आपको प्रॉपर तरीके से वार्म अप करना है एक्सरसाइज से पहले, तब चोट नहीं लगेगी। क्योंकि एक चोट लगने का एक रीज़न ये भी होता है, हम गेम खेलने से पहले या एक्सरसाइज करने से पहले प्रॉपर वार्म अप नहीं करते हैं, तब हमारी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, चोट जल्दी लग जाती है। तो बचने के 2 तरीके, एक, जब चोट लगे, वो गेम एक्सरसाइज खेलने वाले हो तो उससे पहले वार्म अप कर लो ताकि चोट ना लगे। दूसरा, एक्सरसाइज खत्म करने के बाद में लोग क्या करते हैं, ज़्यादा तुरंत जल्दी नहाने चले जाते हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना, पहले प्रॉपर टाइम दो, बैठो आराम से, बॉडी को नॉर्मली 5 से 10 मिनट का टाइम दो ताकि बॉडी वापस कूल डाउन हो सके नॉर्मली, तो चोट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगला, डोंट ओवर ट्रेन, अपने आप को ओवर ट्रेन नहीं करना है। ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, जिम में जाते हैं और वेट लगा रहे हैं, लगाते चले जाते हैं अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा, तो चोट लगने के चांसेस खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। दूसरा, बैलेंस डाइट रखो, अपना पोस्चर बिल्कुल सही रखो, गलत तरीके से बैठो उठो लेटो मत, कभी चोट नहीं लगेगी। अब समझते हैं चोट लग गई तो उसे कैसे सही करेंगे। तो एब्रेशन आ गया, यानी छिल गए हो, तो कैसे करना है, तो छिलना भैया, डेब्रिस पर आया, अपनी जो ऊपर की चोट है उसे साफ़ करो, वहाँ पे ऊपर कंकड़ मिट्टी का जो भी लगा है उसे हटाओ, स्टेराइल गेज का इस्तेमाल करो साफ़ करने के लिए, यानी डिटॉल विटॉल वगैरह से किसी से साफ़ करो। उसके बाद चोट पर ऑइंटमेंट लगाओ किसी तरीके का, जैसे ताकि इन्फेक्शन ना हो, चोट खुली ना रहे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो पाए, इसलिए वहाँ पर कोई ऑइंटमेंट लगा दो। और अगर वाउंड है, वहाँ पर जो चोट है खुल गई है, तो वहाँ पर ड्रेसिंग कर दो, टेप से पट्टी से बांध दो। कंट्यूशन हो गया है, अगर सपोज करो कंट्यूशन हो गया यानी मोटी चीज़ से कट गए हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखने की ये काम की चीज़ होती है कि अगर किसी के कंट्यूशन हो गया तो 15 उस पर सबसे पहले बर्फ़ लगाई जाती है कि बर्फ़ से सिकाई दी जाती है, लेकिन याद रखना है 15 से 20 मिनट से ज़्यादा सिकाई नहीं करनी है बर्फ़ से। दूसरा, जब कंट्यूशन लग गया तो 1 या 2 दिन के अंदर जो स्टिचेज़ हैं, ठीक है, स्विच करना है हमें। पहले शुरू में तो ठंड से करते हैं स्टिचेस कह रहा हूँ, पहले अभी तो हमें पहले बर्फ़ से सिकाई कर रहे थे, अब उसके बाद हम गर्म चीज़ से सिकाई करेंगे, ठीक है। 1 या 2 दिन के बाद पहले बर्फ़ से सिकाई करते हैं ताकि दर्द ज़्यादा ना हो, उसके बाद गर्म चीज़ से सिकाई करते हैं ताकि रिकवरी ज़्यादा हो जाए। कंट्यूशन में अगर ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, सूज ज़्यादा रहा है, तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेनी है ताकि सूजन को बिठाला जा सके। अगर लेसरेशन हो गया है, घाव, नीचे की परत कट गई है स्किन की या मसल की, तो वहाँ पर ध्यान रखना, पहले उसे साफ़ करने की ज़रूरत है। पहले बहुत अच्छे से घाव को साफ़ करो ताकि इन्फेक्शन ना हो। उस पर अगर माइल्ड लेसरेशन है, ज़्यादा कट नहीं है, नॉर्मल कट है, तो एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा लो, बीटाडाइन वगैरह हो गया वो लगा लो, ठीक है, या बोरोप्लस भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर घाव गहरा हो गया है तो ऐसे में टाँके लगवाने पड़ते हैं, स्टेपल या स्टिचेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इंसीजन हो गया यानी पतली चीज़ से कट गई हो, शार्प चीज़ से कट लग गया है और घाव ज़्यादा गहरा नहीं है, तो पहले खून को बहने दो ताकि ऊपर अगर कुछ भी ब्लेड वगैरह होगा उस पर जो भी जर्म्स लगे होंगे वो सब निकलना है खून के साथ। फिर उसके बाद में आयोडीन टिंचर के साथ में या स्पिरिट के साथ में उस घाव को साफ़ करो। उसके ऊपर एक कॉटन रखो वाउंड के ऊपर ताकि खून बहने से रोका जा सके, और बैंडेज लगा दो वहाँ पर। बाउंड अगर काफ़ी गहरा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, टाँके भी लग सकते हैं। अगर स्प्रेन आ गया यानी मोच आई है तो मोच पर हम प्राइस को फॉलो करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा PRICE बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस पेपर में आएगा ही आएगा। P से प्रोटेक्शन, R से रेस्ट, I से आइस, C से कंप्रेशन, E से एलिवेशन। जैसे ही स्प्रेन आए, मोच आ जाए, सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है, इंजरी वाले एरिया को सपोर्ट लगा देनी है, प्रोटेक्शन करना है। जैसे पैर मुड़ गया, मान के चलो ये पैर है, ये मुड़ गया, यहाँ पर स्प्रेन आई तो तुरंत यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसा कर देना ताकि पैर यहाँ से मूव ना करे। फिर रेस्ट करना है प्रॉपर तरीके से।
ताकि ये जो स्प्रेन का जो दर्द है वो सही हो सके, वहाँ अपने आप नॉर्मल तरीके से सही हो, इस पर और फोर्स ना पड़े। फिर आइस लगानी है ताकि सूजन को बिठाला जा सके, दर्द कम किया जा सके। तो 10 से 15 मिनट की सिकाई कर सकते हो 4 से 5 दिन के लिए। इसके बाद कंप्रेशन, यानी इसको टाइट पट्टी से बांध के रखना है। ठीक है, एक टाइट पट्टी से बांध के रखना है। बहुत, वो देखिए गर्म पट्टी बांधते हैं हार्ड कर कर, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं कर देना, इतना टाइट नहीं करने देना कि खून का फ्लो ही रुक जाए। इसके बाद एलिवेशन, जब भी आप लेटोगे तो जिस पैर में आपके चोट है उस पैर को ऊपर की तरफ बांधोगे और ऐसे करके लेटोगे आराम से। ठीक है, अगर स्ट्रेन आ जाए, सपोज करो कोई प्लेयर है जो भाग रहा है और रनिंग करते पे अचानक से उसको स्ट्रेन आ गया, मसल रप्चर हो गई, तब क्या करना है? जैसे ही लगी तो तुरंत के तुरंत इंजरी एरिया को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, रेस्ट दिलानी है उस मसल को, यानी उस बंदे को कहना है भैया अब तू चलेगा नहीं, हम तुझे उठा के लेके जाएंगे। आइस लगानी है ताकि स्वेलिंग ना आए, उस मसल को कंप्रेस करना है, वही गर्म पट्टी बांधनी है, इलास्टिक बैंडेज बांधनी है ताकि और ज़्यादा रप्चर ना हो, और सोते समय पर एलिवेट करके रखना है पैर को। ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पर इस्तेमाल होता है RICE, राइस। ठीक है, स्ट्रेन में भी अभी हमने प्राइस, देखो ये भी प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, और ये प्राइस हो गया यहाँ पर भी। अब माइस के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर हमारे 2-3 दिन हो चुके हैं पूरे, 2-3 दिन के बाद माइस का इस्तेमाल कर लो। ठीक है, हल्के हल्के मूवमेंट शुरू कर दो। माइस का सेम है, एम से हो जाता है बच्चों मूवमेंट। 2 से 3 दिन गुजर चुका, आपकी चोट लगे, अब हल्के हल्के मूवमेंट करना शुरू करो। आइसिंग से सिकाई करो, सी से कंप्रेशन, और ई से एलिवेशन, यानी उठा के रखना है पैर को। सोते समय पर, लेटे समय पर पैर को सीधे सीधे नहीं रखना, उठा के रखना है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो गया तब क्या करेंगे? यानी फ्रैक्चर हो गया, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, तो जो बोन है स्लाइटली पुलिंग, आपको क्या करना है, उसको पहले सीधा करना है, स्ट्रेट करके रखना है। उसके बाद उस पर क्या करेंगे, कोई भी ऐसे करके बांध देंगे खपंची वगैरह, ताकि वो मूव ना करे। फिजिकल थेरेपी इस्तेमाल की जाएगी ताकि उस हड्डी को दोबारा से मोबाइल किया जा सके, उस बॉडी ऑर्गन को दोबारा से मोबाइल किया जा सके। इसके बाद स्वेलिंग वगैरह आ रही है तो उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को बिठाने वाली दवाई खाई जाएगी। अगर कम्युनिटेड फ्रैक्चर हो चुका बच्चों, तो यहाँ पर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, डॉक्टर के पास जाना है। अगर हो गया तो वो फ्रैक्चर एरिया में प्लास्टर बनेगा। स्प्रिंट्स लग सकती हैं, कई बार स्प्रिंट भी लग जाती हैं। पेन किलर दिए जाते हैं दर्द को कम करने के लिए, और एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि किसी तरीके का बोन में इन्फेक्शन ना हो। अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया है, स्ट्रेस फ्रैक्चर बाल आ जाना, ये आसानी से हो जाता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, पक्का फ्रैक्चर भी नहीं बनता इसमें। स्ट्रेस फ्रैक्चर में हमें एक तो जब सोते समय पर हमें एलिवेट करके रखना है, ये तो काम की चीज़ है कि एलिवेशन रोकना नहीं है। ठीक है, इसके बाद एलिवेशन के बाद आइसिंग करनी है, वहाँ पर हमें वहाँ पर पैर उससे सिकाई करनी है बर्फ़ से 24 से 48 घंटे के लिए। इसके बाद 48 घंटे अगर हो जाए तो आप जो स्प्लिंट वगैरह बांध सकते हो तब तक 48 घंटे तक, ताकि वो हड्डी मूव ना करे। अगर स्वेलिंग हट गई है, ख़त्म हो चुकी है, तो हल्के हल्के कर आप उस अफेक्टेड एरिया पे वेट डालना शुरू कर सकते हो। बाल ही तो है, कई लोगों के तो अपने आप ही सही हो जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता है। आते हैं मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो गया तब क्या करेंगे? तो ये भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता, यहाँ पर हॉस्पिटल केयर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बेड रेस्ट ले सकते हो, दवाई खा सकते हो जिसमें पेन किलर हो गई, आप नेक और बैक ब्रेसेस का इस्तेमाल कर सकते हो, आसानी से सही कर लोगे। ऑपरेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब सीवियर केस आ जाए, यानी स्पाइन वगैरह में ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो जाए, तब दिक्कत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारा ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर में एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई खा लो, रिलीफ के लिए पेन किलर खा लो। डैमेज कम है तो प्लास्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। डैमेज बहुत ज़्यादा है तब सर्जरी करना पड़ती है, कई बार कीलें लगानी पड़ती हैं, स्क्रू लगाने पड़ते हैं, रॉड लगानी पड़ती है, ताकि हड्डी को वापस उसकी जगह पर बिठाला जा सके। मैनेजमेंट ऑफ इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। अगर इम्पैक्टेड फ्रैक्चर हुआ है तब क्या करेंगे? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में अगर सीवियर इम्पैक्ट है तो सर्जरी की ज़रूरत है। डैमेज ज़्यादा नहीं है तो एक स्प्लिंट यानी खपंची, ये हड्डी है, इसके आगे इधर एक लकड़ी लगा के बांध दिया जाता है। स्प्लिंट या स्लिंग लगा कर बांध दो, ये भी काफ़ी रहता है। मूवमेंट ज़्यादा ना हो तो इसके लिए स्प्लिंट, अगर जैसे आपको लगता है कि ठीक है अगर मूवमेंट रुक रहा है, अब ठीक हो चुका, तो स्प्लिंट हटा सकते हो। लिमिटेड मोबिलिटी करो, यानी ज़्यादा उस पर जोर मत डालना जब तक सही ना हो जाए। अगर डिसलोकेशन हो जाए तब क्या कर सकते हैं? डिसलोकेशन में कोल्ड पैक रख लो, सिकाई कर लो ठंडी चीज़ से। आइस और कोल्ड पैक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर स्किन के नीचे दर्द वगैरह लग रहा है तो वहाँ पे सूजन बिठाने के लिए स्प्लिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बांधने के लिए, ताकि वो पर्टिकुलर ऑर्गन ज़्यादा मूव ना करे। सीवियर पेन है तो पेन किलर दी जा सकती है, और सूजन बिठाने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब आते हैं बच्चों फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड के बारे में समझते हैं, तो पहले समझते हैं फर्स्ट एड क्या है। फर्स्ट एड वो इमरजेंसी मीज़र है जो कि सिंपल और लाइफ सेविंग टेक्निक होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी कोई भी मिनिमम
मिनिमल इक्विपमेंट के साथ में, बहुत छोटे छोटे इक्विपमेंट के साथ में या बिना मेडिकल एक्सपीरियंस के बिना भी हम किसी भी चोट वाले व्यक्ति को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन याद रखना ट्रेंड पर्सनल होना ज़रूरी है, उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि चोट लगी है तो क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट एड क्या होता है? चोट लगने के बाद दिए जाने वाला इमरजेंसी मीज़र है, जिसमें सिंपल टेक्निक जो कि लाइफ सेविंग होती हैं ताकि बंदे को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, ज़्यादा और चोट ज़्यादा सीवियर ना हो तो उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव है ज़िंदगी बचाना लोगों की, कि फर्स्ट एड के दौरान अगर कहीं ऐसी चोट लगी है जिसमें खून बह रहा है तो खून को रोक लो, क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई तो मर सकता है आदमी। डिटोरिएशन को बचाना, कि चोट जो लगी है वो और ज़्यादा डिटोरिएट ना हो जाए, और ज़्यादा ना बढ़े, और रिकवरी को प्रमोट करना ताकि जल्दी से जल्दी वापस मसल रिकवर कर सकें। ये फर्स्ट एड के मीजर्स हैं। और बच्चों ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करिए। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।